हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकुर तिवारी और स्टडी फॉर जॉब्स में आपका स्वागत है। तो आज से मैं टॉपिक वाइज बेसिक से बायोलॉजी स्टार्ट कर रहा हूँ और डेली टॉपिक वाइज और सैटरडे को कम क्वेश्चंस दिया करूँगा। जो भी टॉपिक एक वीक में पढ़ाएंगे उसके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट क्वेश्चन दिया करेंगे सैटरडे को। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कोशिका संरचना एवं कार्य। तो कोशिका संरचना एवं कार्य है कि लैटिन जो कोशिका है, लैटिन भाषा में कोशिका का जो अर्थ होता है वो होता है छोटा सा कमरा। मतलब क्वेश्चन ऐसे आता है कि मतलब कि निम्न में से कोशिका की तुलना किससे की जा सकती है। मतलब थोड़े कुछ ऑप्शन देंगे, उसमें एक छोटा कमरा होगा या छोटा कमरा नहीं तो ये जो लिखा है ईंटों से, तो ये कि बस है या ईंट है या बॉक्स है या जो भी है ऐसे दे देंगे। तो कोशिका का अर्थ क्या होता है? छोटा कमरा। और कोशिका जो है समस्त जीवों की आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। मैंने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो आते हैं क्वेश्चन मतलब एग्ज़ाम्स में, उसी से रिलेटेड मैं सारे टॉपिक वाइज लिखा हूँ। ठीक है, तो लैटिन भाषा में कोशिका का अर्थ क्या है? छोटा कमरा। और कोशिका जो है समस्त जीवों की आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। और कोशिका की तुलना जो है ईंटों से की जा सकती है। कोशिका की तुलना किससे की जा सकती है? जैसे ईंट लगा के जैसे नहीं दीवार बनाते हैं ईंट से, वैसे ही कोशिका हमारी बॉडी में होती हैं। ठीक है, तो अब कोशिका की खोज जो है सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। और किससे की थी? जो कॉर्क होता है उसकी पतली स्लाइड्स में की थी। कॉर्क की पतली स्लाइड लेके उसमें की थी। और ल्यूबेन हॉक ने के पास जब मतलब सूक्ष्मदर्शी बन गया 1674 में, तब एक अच्छे सूक्ष्मदर्शी की सहायता से तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं का पता लगाया। और ये जो रॉबर्ट हुक थे, इन्होंने मृत कोशिका खोज की थी, जो मृत कोशिका में की थी। ठीक है, और ल्यूबेन हॉक ने जीवित कोशिकाओं का पता लगाया था। कब? 1674 में। अब कोशिका सिद्धांत किसने? कोशिका सिद्धांत जो है दो जीव वैज्ञानिकों एम स्लाइडेन व टी स्वान ने दिया। इस सिद्धांत के अनुसार सभी जीव व पौधे कोशिकाओं से बने होते हैं तथा कोशिका जो है जीवन की मूलभूत इकाई है। ये क्वेश्चन पूछते हैं कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, तो उनमें से एक ऑप्शन होता है कोशिका। तो कोशिका क्या है? कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। रुडोल्फ बिरकोव ने सिद्धांत को क्या किया? आगे बढ़ाया। उन्होंने बताया कि जो कोशिकाएं हैं, लेकिन ये जो एम स्लाइडेन व स्वान थे, इन्होंने ये नहीं बताया था कि मतलब कोशिकाएं बनती कैसे हैं। ठीक है, या कोशिकाएं किस तरह से डेवलप करती हैं। तो लेकिन तो जब रुडोल्फ बिरकोव आए, इन्होंने क्या किया? इन्होंने सिद्धांत को आगे बढ़ाया और इन्होंने बताया कि जो कोशिकाएं होती हैं वो विभाजित करती हैं, और नई कोशिकाएं, जो पुरानी कोशिकाएं होती हैं, विभाजित होकर उन्हीं से नई कोशिकाएं बनती हैं। और जो वायरस विषाणु होते हैं वो कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करते हैं। ठीक है, कोशिका की संरचना के प्रकार। अब जो कोशिका संरचना होती है वो किस टाइप की होती हैं? तो 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, जब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज हो गई, उसकी सहायता से कोशिका की जटिल संरचना का पता लगाया गया। तो कोशिका पर यह पता लगाया कि कोशिका की जो संरचना होती है वो 3 भागों में विभाजित होती है। एक प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। और पादपों में प्लाज्मा झिल्ली के बाहर एक दृढ़ मोटी कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। अब कोशिका भित्ति यह मजबूत, अजीवित और लचीली परत होती है। यह जो कोशिका भित्ति होती है यह अजीवित और लचीली परत होती है। यह पादप कोशिकाओं को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करती है। मतलब जो कोशिका होती है, जो हमारे जो पौधों की कोशिकाएं होती हैं, उनको मतलब दृढ़, मतलब उनको मजबूत बनाती है। ठीक है, और जो पादप की कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। और सेलुलोज क्या होता है? ये ऐसे भी पूछ लेते हैं क्वेश्चन की, मतलब कि सेलुलोज क्या होता है, मतलब सेलुलोज किस टाइप का है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, या इनमें से कोई नहीं। ऐसे ऑप्शन आ गए। तो सेलुलोज क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है। तो जो पादप कोशिकाएं होती हैं वो सेलुलोज नामक कार्बोहाइड्रेट से बनी होती हैं। यह पादप, कवक, जीवाणु तथा शैवाल में पाई जाती है। लेकिन यह जंतु और प्रोटोजोआ, जैसे हम लोग हैं, मतलब जंतुओं में नहीं पाई जाती, ना प्रोटोजोआ में पाई जाती हैं। ये किस में होती हैं? पौधों में होती हैं, कवक यानी कवक में होती हैं, जीवाणु और शैवाल में पाई जाती हैं। कोशिका भित्ति के प्रकार। अब
और जो जहाँ सब में है वो किस प्रकार की कोशिका भित्ति पाई जाती है, तो जीवों के आधार पर कोशिका भित्ति निम्न प्रकार की होती है। जो जीवाणु कोशिका भित्ति वो किसकी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेंस की बनी होती है। जीवाणु कोशिका जीवाणु कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेंस की। और जो कवक कोशिका भित्ति है वो ग्लूकोसेमिन की बनी होती है। और फिर शैवाल की कोशिका भित्ति ग्लाइकोप्रोटीन या पॉलीसैचराइड की बनी होती है। और जो पादप कोशिका भित्ति होती है वो तो सेलुलोज की बनी होती है। तो सेलुलोज क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ये चारों टाइप की दे दी है, मतलब इनमें जो कोशिका भित्ति पाई जाती है वो किस किस टाइप की पाई जाती है। जीवाणु में किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेंस की। कवक में किसकी बनी होती है, ग्लूकोसेमिन की। शैवाल में किसकी बनी होती है, ग्लाइकोप्रोटीन व पॉलीसैकेराइड की। और पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। कोशिका भित्ति की संरचना, अब जो कोशिका भित्ति होती है उसकी जो बाह्य परत होती है, बाहरी परत जो होती है वो किसकी होती है, लैमेला की बनी होती है। और वो जो लैमेला है वो किसकी, पेक्टिन की बनी होती है। ठीक है। जो दूसरी परत आ गई वो कैसी, वृद्धि, जो ये तो दूसरी परत जो है ना वृद्धि के समय बनती है। ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक, अब जब टॉपिक में सीधा चल रहे हैं टॉपिक वाइज, तो थोड़ा बहुत इसके बारे में भी जान लेते हैं कि दूसरी परत जो है वृद्धि के समय बनती है। और तीसरी परत जो है द्वितीय कोशिका भित्ति होती है, जो कुछ ही कोशिकाओं में पाई जाती है। अब आ जाते हैं प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली। अब प्रत्येक कोशिका जो होती है ना उस एक बाहरी परत से घिरी होती है। प्रत्येक कोशिका के बाहर एक परत होती है जो कोशिका जो होती है उसको अलग रखती है, जो हमारा एटमॉस्फेयर वातावरण है उससे अलग रखती है, और उसे क्या कहते हैं, प्लाज्मा झिल्ली। और ये प्लाज्मा झिल्ली बनी किसकी होती है, लिपिड व प्रोटीन की। ठीक है ना। और यह प्लाज्मा झिल्ली जो होती है, प्लाज्मा झिल्ली अर्धपारगम व चयनात्मक पारगम होती है। यह कोशिका को क्या आकार, जो कोशिका का जो शेप होता है उसको बनाने में अपना रोल करती है, कि यह कोशिका को आकार बनाने में सहायता प्रदान करती है तथा कोशिका को यांत्रिक सहारा भी देती है। ठीक है। कोशिका को आकार बनाने में सहायता प्रदान करती है तथा कोशिका को यांत्रिक सहारा भी देती है। केंद्रक, अब केंद्रक की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। कब, 1831 में। और ये जो केंद्रक होता है कोशिका के बीच में पाया जाता है, जो गोलाकार होता है, और इसे कोशिका का ब्रेन कहते हैं, मतलब ब्रेन ऑफ सेल, यानी कि कोशिका का मस्तिष्क माना जाता है। अब आ जाते हैं कोशिका झिल्ली। अब जो केंद्रक और कोशिका द्रव्य, जो केंद्रक कोशिका द्रव्य से केंद्रक झिल्ली द्वारा अलग होता है। ठीक है ना। जो केंद्रक होता है वो कोशिका द्रव्य से केंद्रक झिल्ली द्वारा पृथक होता है। और केंद्रक जो है चारों ओर से दोहरी केंद्रक झिल्ली से घिरी होती है। और ये किसकी बनी होती है, वसा व प्रोटीन की। ठीक है। जो केंद्रक झिल्ली है वो किसकी, वसा व प्रोटीन की बनी होती है। और जिन जीवों में केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक। और जिन जीवों में पाई जाती है उन्हें क्या, यूकैरियोटिक कहते हैं। अब जीवाणु व नील हरित शैवाल को छोड़कर सभी यूकैरियोटिक होते हैं। और जीवाणु व नील हरित शैवाल किसके एग्जाम्पल हैं, ये है मोनेरा के। ठीक है। तो जीवाणु और नील हरित शैवाल को छोड़कर सभी यूकैरियोटिक होते हैं। केंद्रक द्रव्य, अब केंद्रक के चारों ओर एक गाढ़ा द्रव भरा होता है। यह किसका बना होता है, प्रोटीन, फास्फोरस व न्यूक्लियक अम्ल। ये क्वेश्चन आता है कि मतलब जो केंद्रक द्रव्य है ये किससे बना होता है, तो ये प्रोटीन, फास्फोरस व न्यूक्लियक अम्ल से बना होता है। या एक और ऐसे ऑप्शन दे देंगे, केंद्रक द्रव्य निम्न में से केंद्रक द्रव्य किससे नहीं बना होता है, तो ये दे देंगे प्रोटीन, फास्फोरस, न्यूक्लियक अम्ल, और चौथा और एक और ऑप्शन दे देंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, गुणसूत्र। केंद्रक में गुणसूत्र पाए जाते हैं जिन्हें वंश गति के लिए उत्तरदायी माना जाता है। भाई ठीक है, गुणसूत्र हम लोगों को वंश आगे बढ़ाने के लिए गुणसूत्र का ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है। और गुणसूत्र जो है कोशिका विभाजन के पहले तथा बाद में लंबे धागोनुमा दिखाई देते हैं, जिन्हें उन लंबे धागोनुमा क्या कहते हैं, क्रोमैटिन कहते हैं। गुणसूत्र जो होते हैं डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं। गुणसूत्र किसके बने होते हैं, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के। अब डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। और जीन जो है जनक से, जो फादर से और बच्चे तक आनुवांशिक लक्षणों को ले जाते हैं, जो अपने फादर से हम लोगों को मिलते हैं जो लक्षण, या हमसे हमारे जो बच्चे होंगे उनको मिलेंगे। तो ये डीएनए के क्रियात्मक खंड को जो जीन होते हैं वो होते हैं। इसीलिए इन्हें जीव का आनुवांशिक वाहन, जो मतलब आनुवांशिक वाहन मतलब एक से दूसरे में ले जाए, फादर से सन में, फिर सन से उसके सन में ले जाए, तो ये क्या होते हैं, जीन कहलाते हैं। ठीक है। अब कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य जो है यह एक तरल पदार्थ है जो कोशिका झिल्ली से घिरा होता है। कोशिका द्रव्य क्या है, यह लिक्विड है जो कोशिका झिल्ली से घिरा होता है। अब जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया था, ये पुरकंजे नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने जीव द्रव्य का नामकरण किया था। अब ये इंपॉर्टेंट है कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार कहलाता है। ये तो क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है कि जीवन का भौतिक आधार किसे कहा जाता है,
तो जीव द्रव को कहते हैं। कोशिका द्रव तथा केंद्रक को मिलाकर जीव द्रव कहते हैं। ठीक है, कोशिका द्रव तथा केंद्रक को मिलाकर जीव द्रव कहते हैं। अब आ जाते हैं अंतःप्रद्रव्यी जालिका। अब इसकी खोज जो है वो अल्बर्ट क्लाउड व कीथ पार्टर ने की थी। जो अंतःप्रद्रव्यी जालिका है इसकी खोज अल्बर्ट क्लाउड और कीथ पार्टर ने की थी। और इसकी संरचना जो झिल्ली जैसी होती है, मतलब प्लाज्मा झिल्ली जो है वो भी वसा और प्रोटीन की बनी होती है, तो ये भी वसा और प्रोटीन की बनी होती है। ये दो प्रकार के होते हैं। ये डिफरेंस पूछ लिया जाता है कि खुरदरी अंतःप्रद्रव्यी जालिका और चिकनी अंतःप्रद्रव्यी जालिका में क्या फ़र्क होता है। तो खुरदरी में ये खुरदरी इसलिए होती है क्योंकि इनके ऊपर राइबोसोम लगे होते हैं। ठीक है, यह प्रोटीन संश्लेषण हार्मोन अन्य पदार्थ के स्रावण में सहायता करती है, जो खुरदरी अंतःप्रद्रव्यी जालिका होती है। और जो चिकनी अंतःप्रद्रव्यी जालिका होती है इसके ऊपर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। और ये किसके लिए उत्तरदायी होती है? ये लिपिड स्राव के लिए उत्तरदायी होते हैं। और कोशिका विभाजन के समय कोशिका प्लेट व केंद्रक झिल्ली के निर्माण में भाग लेती है। ठीक है ना, कोशिका विभाजन के समय कोशिका प्लेट व केंद्रक झिल्ली के निर्माण में सहायता भाग लेती है। कौन? चिकनी अंतःप्रद्रव्यी जालिका। अब आ जाते हैं राइबोसोम। इसकी खोज किसने की थी? जॉर्ज पैलेड ने 1950 में की थी। ठीक है, और जो राइबोसोम होता है वो प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। और जो राइबोसोम होता है वो प्रोटीन और आरएनए का बना होता है। ठीक है, जो राइबोसोम होता है किसका बना होता है? प्रोटीन और आरएनए का। और जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं कौन सी? जैसे नील हरे शैवाल हो गए। ठीक है ना, तो इनमें 80S टाइप के तथा प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, जो कवक, ठीक है, फंगस या एनिमल, इनमें जो ये इनकी जो कोशिकाएं होती हैं उनमें 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। और जो राइबोसोम का काम क्या होता है? ये mRNA जो होता है, मैसेंजर ऑफ आरएनए, इनमें प्रोटीन बनाने में सहायता करते हैं। जो mRNA में जो राइबोसोम है मैसेंजर ऑफ आरएनए में प्रोटीन बनाने में सहायता करते हैं। अतः इन्हें कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। तो कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को। ठीक है, गोल्जी का है। अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक कीजिए, लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अच्छा, गोल्जी काय पे आते हैं। गोल्जी काय क्या होता है? इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने 1898 में की थी। और ये एक दूसरे के ऊपर होते हैं, समांतर। गोल्जी काय जो होते हैं ना, एक दूसरे के ऊपर समांतर रूप से लगे होते हैं, तो उन्हें सिस्टर्नी या थैलियाँ कहते हैं हिंदी में। ठीक है ना, तो सिस्टर्नी कहते हैं। यह कोशिका विभाजन के समय कोशिका प्लेट बनाने में सहायता करते हैं। ठीक है, यह राइबोसोम लाइसोसोम भी बनाते हैं। लाइसोसोम कौन बनाता है? गोल्जी काय ही बनाते हैं। अब आ जाते हैं लाइबोसोम। अब इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज जो है डी ड्यूब द्वारा 1955 में की गई थी, लाइसोसोम की। और लाइसोसोम को क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली, क्योंकि ये जो अपनी ही कोशिकाओं को नष्ट करने लगता है, अपनी कोशिकाओं को पचाने लगता है। ठीक है, और ये क्या करते हैं? बेकार जो कोशिकाएं होती हैं उनको बाहर निकाल देता है, यानी कि तोड़ देता है उनको, तथा जो उन्हें नई कोशिकाएं जो बनती हैं उनमें चेंज कर देता है ये। तो इसका मतलब यह है कि जो मृत कोशिकाएं होती हैं, जो बेकार कोशिकाएं होती हैं, उनको तोड़ देता है और बाहर निकाल देता है। ठीक है, बाहरी पदार्थ जैसे विषाणु तथा जीवाणु जो होते हैं ये उनसे कोशिका की रक्षा करती है। वायरस, विषाणु तथा जीवाणु से कोशिका की रक्षा करती है। ठीक है, लाइसोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया खोज किसने की थी? अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने। ऑप्शन दोनों दे देंगे, जैसे अल्टमैन है और बेंडा है, तो इनमें बता दें आप किसने खोज की थी और किसने नाम दिया था। तो अल्टमैन ने जब इसकी खोज की थी तो उसका नाम दिया था बायोब्लास्ट, लेकिन जब बाद में बेंडा ने इसका नाम चेंज करके इसका नाम किया माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि कोशिका का बिजली घर कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। और माइटोकॉन्ड्रिया में स्वयं के डीएनए व राइबोसोम पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि स्वयं के डीएनए व राइबोसोम पाए जाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मतलब माइटोकॉन्ड्रिया निम्न में किस प्रकार से भिन्न है। तो वो ऑप्शन देते हैं, इनमें डीएनए राइबोसोम पाए जाते हैं, या 2-3 और ऑप्शन देंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया में स्वयं के डीएनए व राइबोसोम पाए जाते हैं। अब ये कोशिका द्वारा जो प्रयोग जो ऊर्जा बनती है, मतलब कि एटीपी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जो होती है, तो इसका निर्माण करती है। तो जो 36 एटीपी होते हैं ग्लूकोज का, जो विखंडन से बनते हैं 36 एटीपी, तो उनमें से जो 34 होते हैं वो एटीपी तो माइटोकॉन्ड्रिया में ही बनते हैं। ठीक है, 36 में से 34 एटीपी जो है माइटोकॉन्ड्रिया में ही बनते हैं। ठीक है, लवक। अब लवक शब्द जो है ई हैकेल ने दिया था, अर्नेस्ट हैकेल एक और। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने 3 जगत प्रणाली भी दी थी, मतलब इन्होंने उसमें
मुनेरा को भी ऐड किया था, ठीक है। जो पहले तो हमारे जो ये थे, जो हमारे जब द्विजगत प्रणाली बना था तब उन्होंने क्या किया था, तब उन्होंने कैरोलस लिनियस थे, उन्होंने दो जगत प्रणाली जब दी थी तो उन्होंने जो दो भागों में बांटा था, एक प्लांट और एक एनिमल, ठीक है। लेकिन जब जो अर्नेस्ट हैकल हैं, इन्होंने मोनेरा को भी ऐड किया था उसमें, तीन जगत प्रणाली अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। अब यही लवक शब्द भी अर्नेस्ट हैकल ने 1966 में दिया। यह पादप कोशिका में पाया जाने वाला सबसे बड़ा कोशिकांग है, जो पादप शैवाल में पाया जाने वाला, और इसके अंदर एक तरल पदार्थ पाया जाता है, इसे क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं, ठीक है। लवक में जो लिक्विड मटेरियल पाया जाता है उसे स्ट्रोमा कहते हैं। यह डीएनए तथा 70S प्रकार के राइबोसोम रखते हैं, ठीक है ना। जो लवक होते हैं इनमें डीएनए तथा 70S प्रकार के राइबोसोम रखते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं, एक रंगीन लवक, उन्हें अवर्डी लवक भी कहते हैं, और दूसरा नाम क्या है, ल्यूकोप्लास्ट, और रंगहीन लवक, बर्डी लवक, इन्हें क्या कहते हैं, क्रोमोप्लास्ट, और हरित लवक, इसे क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। अब आ जाते हैं रंगीन लवक या ल्यूकोप्लास्ट या अवर्डी लवक, ठीक है। यह पौधे के उन भागों में पाया जाता है जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता, जैसे जड़ हुआ या अंदर जो तने होते हैं, तो आलू जो होता है, तो भूमिगत तने या जड़ इनमें पाया जाता है, ठीक है। रंगहीन लवक, रंगहीन लवक, यहाँ उल्टा हो गया, यहाँ गड़बड़ है, यहाँ पे इसको आप कट कर देना, ठीक है। रंगीन लवक, तो इसको कट कर देना, ठीक है। यहाँ से देखते हैं, और रंगहीन लवक या ल्यूकोप्लास्ट, यह पौधे के उन भागों में पाया जाता है जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता, जैसे जड़ व भूमिगत तना, ठीक है। यह स्टार्च कोशिकाओं को बनाने और संग्रहित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। नेक्स्ट है रंगीन लवक या क्रोमोप्लास्ट। ये क्या होते हैं कि लाल पीले जो हमारे लाल, जैसे कैरोटीन, चुकंदर में क्या पाया जाता है, कैरोटीन पाया जाता है, तो वो लवक कैसे किस में होती है, ये रंगीन लवक होते हैं, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट, ये लाल पीले या नारंगी जो पौधे के रंगीन भाग जैसे पुष्प हुआ, बीज हुआ, फल वित्ती हुआ, तो उनमें ये रंगीन लवक पाए जाते हैं, क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। आ जाते हैं हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट। अब इनमें मौजूद क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, इस कारण हरित लवक को कोशिका का रसोई घर भी कहते हैं, ठीक है। हरित लवक क्या कहते हैं, कोशिका का रसोई घर कहते हैं। हरित लवक में पर्णहरित के अलावा कैरोटीन एवं जेंथोफिल नामक क्लोरोफिल भी पाए जाते हैं। जो कैरोटीन और जेंथोफिल है, ये हरित लवक, ये क्लोरोफिल पाए जाते हैं, ठीक है, हरित लवक। अब पत्तियों का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है, ठीक है। पत्तियों का जो पीला रंग होता है किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण। और पर्णहरित में मैग्नीशियम धातु उपस्थित होता है, ये इंपॉर्टेंट है। पर्णहरित में कौन सी धातु पाई जाती है, तो इनमें मैग्नीशियम धातु उपस्थित होता है। तो ये हो गया आज का लवक तक टॉपिक हो गया ये। तो आपको अगर पसंद आया हो ये, तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और मैं सैटरडे को ये सारे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन लेके आऊँगा, ठीक है। जो कुछ बचा रहेगा वो सारा क्वेश्चन में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।